जय मां सरस्वती। नमस्कार मित्रों, मैं हनुमान सोनी एचपीएस स्पेस एजुटेक यूट्यूब चैनल पर आप सभी भाइयों बहनों मित्रों साथियों का नमस्कार और तहे दिल से आपका स्वागत करता हूं। साथियों, उम्मीद करता हूं कि आप सभी अच्छे होंगे और अपने सपने को साकार करने के लिए मेहनत कर रहे होंगे। थोड़ी 2 दिन क्लासें ऑफ रही साथियों, ऑफलाइन बिजी होने के कारण, उसके लिए क्षमा प्रार्थी हूं। आगे बढ़ेंगे साथियों। आज अपन इतिहास में, ध्यान रखिएगा, अपन मुगल साम्राज्य पढ़ रहे थे मेरे भाइयों। आप YouTube पर जाकर सर्च करें एचपीएस स्पेस एजुटेक, फेसबुक पेज एचपीएस एजुटेक सोनी सर, इंस्टाग्राम आईडी साथियों हनुमान सोनी 2505 पर। जल्दी ही मैं आपको पूरा प्रयास करूंगा कि पीडीएफ फाइलें दिलाने का प्रयास करूं। दोस्तों विश्वास रखिएगा, आप 10 मिनट देखकर तो देखिए इस चीज पर कहां आपको सुधार की जरूरत है, मुझे मैसेज करें, सुधार का पूरा प्रयास करूंगा। दोस्तों रिकॉर्डेड क्लासेज है, इतना फुल मैटर तो आप जो सोच रहे हैं वो तो आपको भी पता है नहीं दे सकते, लेकिन पूरा प्रयास रहेगा कि बेहतर से बेहतर देने का प्रयास करूं ताकि एग्जामिनेशन हॉल में आपको सवाल मिल सके। थैंक यू, आप हमारी सपोर्ट करें, आपका ये भाई हरदम आपके साथ खड़ा है। थैंक यू। चलिए दोस्तों, अपन अब मुगल साम्राज्य की बात करेंगे और मुगल साम्राज्य में मेरे भाइयों आज अपन बात करेंगे हुमायूं की। बाबर की बात हमने कल कर ली थी। हुमायूं दोस्तों 1530 से लेकर के 1556 तक शासनकाल रखता है। इसी के बीच में दोस्तों आपको पता है तो एक अफगान शासक शेर शाह सूरी, ध्यान रखना दोस्तों, शेर शाह सूरी जो है वो भी शासक बनता है। और शेर शाह सूरी दोस्तों 1540 से लेकर 45 तक शासनकाल रखता है। तो इसलिए अपन आज इन दोनों को एक साथ में कंप्लीट करने का प्रयास करेंगे। तो सबसे पहले मैं आपके सामने रखूंगा हुमायूं। ध्यान रखिए हुमायूं के बारे में। याद रखना भाइयों, हमने बाबर जब पढ़ा था मैंने आपको बताया कि बाबर की मृत्यु 1530 में हुई और बाबर के 4 पुत्र थे और एक पुत्री थी। पुत्री तो थी मेरे भाइयों गुलबदन बेगम, गुलबदन बेगम थी नाम उसका, जो बाबर की शहजादी थी, हुमायूं की एक बहन थी। और दोस्तों 4 पुत्र थे बाबर के, जिसमें कामरान, अस्करी, हिंदाल और दोस्तों चौथा सबसे बड़ा जो था उसका नाम था हुमायूं। ध्यान रखिएगा ये 4 भाई थे, हुमायूं के 3 भाई और हुमायूं स्वयं 4 था, जो बाबर के पुत्र थे। जिस समय बाबर की मृत्यु हुई थी उस समय बाबर ने दोस्तों हुमायूं को बुलाकर कहा था कि मेरी मृत्यु के बाद में अपनी भाइयों के साथ में उदारता का वातावरण रखना और अपने भाइयों को अलग अलग जागीर दे देना। इसलिए दोस्तों हुमायूं ने अपने पिता का कहना मानते हुए जैसे ही पिताजी की मृत्यु हुई तो अपने भाइयों को सहयोग किया और अपने मंत्रिमंडल में स्थान दिया था। अपनी जागीरें जो है संबलपुर वगैरह ऐसी कंधार अलग अलग भाइयों को अलग अलग जागीरें प्रदान कर दी थी। और हुमायूं स्वयं दोस्तों मुगल साम्राज्य का शासक बनता है। ध्यान रखिएगा हुमायूं का राज्याभिषेक 30 दिसंबर 1530 को होता है मेरे भाइयों। 30 दिसंबर 1530 को हुमायूं का राज्याभिषेक होता है। और हुमायूं जब गद्दी पर बैठता है तो दोस्तों वो उपाधि धारण करता है नासिरुद्दीन मुहम्मद हुमायूं। नासिरुद्दीन मुहम्मद हुमायूं के नाम से ध्यान रहे, नासिरुद्दीन मुहम्मद हुमायूं के नाम से वो गद्दी पर आसीन होता है साथियों। ये आप थोड़ा ध्यान रखें 1530 में। अब साथियों जैसे ही 1530 में वो गद्दी पर आसीन होता है तो उसके समय में ध्यान रहे अफगानों का विद्रोह हो रहा होता है। वो हुमायूं के समय में ध्यान रखें 1531 में दोहरा का युद्ध होता है। 1531 के बाद अंतिम समय में 1532 में दोहरा का युद्ध होता है। ध्यान रखिएगा 1532 में साथियों, 1532 में पहली बार ध्यान रखना हुमायूं जो है दोहरिया, कहीं पर दोस्तों आपको दोहरिया लिखा हुआ मिलता है, कहीं पर दोहरा लिखा हुआ मिलता है। मेरे भाइयों कंफ्यूज मत होना, मैं आपको एक बात बता देता हूं, आपको पता होना चाहिए औरंगजेब और दारा सिक्कों के बीच में आगे चलकर दरमत का युद्ध और दोहराई का युद्ध होता है। वो दोहराई अलग है, यह दोस्तों दोहरा या दोहरिया अलग है। यह 1532 में होता है। हुमायूं और अफगान शासक महमूद लोदी के बीच में होता है मेरे भाइयों। यह थोड़ा ध्यान रखना, महमूद लोदी के बीच में होता है। ये कौन से लोदी के बीच में? महमूद लोदी के बीच में यह युद्ध होता है, दोहरा का युद्ध। और आगे चलकर साथियों इस युद्ध में पराजित कर देता है हुमायूं। इसको ध्यान रखिएगा
जब यह युद्ध हो जाता है तो इसके युद्ध के बाद में हमारा जो है शेर शाह सूरी के नाम से एक शासक होता है, जिसका पहले नाम शेर का होता है, वो हुमायूं के विरुद्ध में विद्रोह करता है। इसलिए वह हुमायूं ने क्या किया, उसके विरोध में चुनार अभियान किया। यह थोड़ा ध्यान रखना, पहले 1532 में चुनार अभियान करता है। किसके विरोध में साथियों? हुमायूं करता है चुनार का अभियान इस हमारे शेर शाह सूरी के विरोध में। तो दोहरा का युद्ध महमूद लोदी और शेर शाह के सूरी के बीच मध्य में जो विरोध में चुनार का अभियान करता है। आगे चलकर 1533 में दोस्तों यह विद्रोह जारी रहता है, जैसे जैसे शासनकाल चलता रहा और विद्रोह जारी रहा। आगे चलकर शेर खां और इस हुमायूं के बीच में दो प्रसिद्ध युद्ध होंगे, चौसा का युद्ध और बिलग्राम का युद्ध, जो अपन आगे बात करेंगे कंटिन्यूअसली। ध्यान रखना 1533 में दोस्तों हुमायूं ने क्या किया, थोड़ी विजय प्राप्त कर ली 1532 में दोहरा का युद्ध में। तो अपने मित्रों और शत्रुओं को प्रभावित करने के लिए दिल्ली में एक महल बनवाया दोस्तों, और उस महल का नाम रखा दीन पनाह। ध्यान रखना, दीन पनाह नामक महल का निर्माण किसने करवाया? 1533 में हुमायूं ने करवाया, अपने मित्रों और शत्रुओं को प्रभावित करने के लिए। और इस दीन पनाह महल का दोस्तों लगे हाथों बता देता हूं, एक पुस्तकालय था और उस पुस्तकालय का नाम था शेर मंडल। यह ध्यान रखना आप, शेर मंडल जो है इस पुस्तकालय का नाम था मेरे भाइयों। आगे चलकर इसी महल की सीढ़ियों से गिरकर हुमायूं की मृत्यु हो जाती है। हुमायूं की मृत्यु हो जाती है सीढ़ियों से गिर के अंतिम समय में। तो ध्यान रखना, दो प्रसिद्ध इतिहासकार है, एक का नाम है लेन पुल और एक है दोस्तों अबुल फजल, जो आगे चलकर अकबर का नवरत्न बनेगा। तो इस जब हुमायूं की मृत्यु होती है सीढ़ियों से गिरकर, तो ये लेन पुल का कथन है। एक लेन पुल कहता है कि हुमायूं जीवन भर लड़खड़ाता रहा और अंतिम समय में लड़खड़ाते लड़खड़ाते उनकी मृत्यु हो गई। यह कथन लेन पुल का था, प्रसिद्ध कथन है, ध्यान रखना मेरे भाइयों। और अबुल फजल ने हुमायूं के बारे में कहा कि यह तो इंसान एक कामिल है। लिख रहा हूं मेरे भाइयों, ध्यान रखना, इंसान एक कामिल है। यह हुमायूं को कहा था अबुल फजल ने। किसने कहा? अबुल फजल ने कहा था कि इंसान एक कामिल है, तथा लेन पुल ने कहा कि जिंदगी भर लड़खड़ाता रहा और अंतिम समय में लड़खड़ाते हुए मृत्यु हो गई। एक एक बात को नोट करते हुए चले और अपने स्कोप को बढ़ाते चले। चलिए, तो यह दीन पनाह महल बना दिया। अब देखो आगे चलकर दोस्तों 1534 में, ध्यान रखना दोस्तों, 1534 में कालिंजर का अभियान होता है दोस्तों, हुमायूं का कालिंजर का अभियान। और कालिंजर अभियान जो है, यह कालिंजर अभियान शेर शाह सूरी के समय भी होता है और हुमायूं के समय भी होता है। कालिंजर के शासक उस समय दोस्तों प्रताप रुद्रदेव थे। ध्यान रखना, प्रताप रुद्रदेव थे, प्रताप रुद्रदेव। यह कालिंजर का अभियान होता है, महत्वपूर्ण अभियान है दोस्तों कालिंजर का अभियान। उसके बाद में गुजरात के शासक बहादुर शाह, दोनों के बीच में दोस्तों यह संघर्ष होता है, हुमायूं और गुजरात के शासक बहादुर शाह के विरोध में। तो जब गुजरात के शासक बहादुर शाह के विरोध में संघर्ष होता है साथियों, तो हुमायूं उसको दबाता है। ध्यान रखना, हुमायूं गुजरात जाकर उस विद्रोह को दबा देता है। 1534 की बात है मेरे साथियों, 1534 में हुमायूं उस विद्रोह को दबा करके विजय प्राप्त करता है और वापस आता है। जब वापस आता है तो रास्ते में मेरे साथियों मेवाड़ ठिकाने से गुजरता है। तो उस समय वहां की रानी, आपको पता हो तो महाराणा उदय सिंह की दादी मां जो थी रानी कर्मावती, 1534 में, ध्यान रहे, उस रानी कर्मावती, सॉरी माता जी दोस्तों कर्मावती थी, महाराणा उदय सिंह की जो मां थी कर्मावती, उसने साथियों क्या किया, हुमायूं के बीच में थोड़ी वार्तालाप हुई तो हुमायूं ने इसके सहायता को आश्वासन दिया था। लेकिन साथियों जब ये हुमायूं दिल्ली पहुंच जाता है और उधर से बहादुर शाह मेवाड़ ठिकाने पर क्या करता है, आक्रमण करता है। तो दोस्तों उसी रानी कर्मावती ने हुमायूं को राखी भेजी थी, लेकिन हरामी हुमायूं ने क्या किया, उसकी हेल्प नहीं की। इसलिए 1534 में मेवाड़ का दूसरा साका हुआ दोस्तों। रानी कर्मावती को अन्य रानियों के साथ में जोहर करना पड़ा था, जिसे मेवाड़ का दूसरा साका, राजस्थान के मेवाड़ ठिकाने का दूसरा साका माना जाता है, जो 1534 में हुआ था। यह थोड़ा ध्यान रखिएगा मेरे भाइयों। चलिए आगे बढ़ रहा हूं दोस्तों, तो ध्यान रखना। फिर इधर
जो है हुमायूं के साथ में विद्रोह, अफगान शासक शेरशाह के साथ में विद्रोह हो ही रहा था। तो ध्यान रखें विद्रोह चलते चलते जून 1539 जून 1539 आ गया मेरे भाइयों। और जून 1539 में ध्यान रखिएगा चौसा नामक स्थान पर, बंगाल के पास में है, चौसा नामक स्थान पर क्या होता है, युद्ध होता है इनका, चौसा का युद्ध। हुमायूं और शेर खां के बीच में, शासक कौन था मेरे भाइयों, हुमायूं व शेर खां के बीच में होता है शेर खां। शेरशाह सूरी का पहले नाम शेर खां था साथियों, फिर बाद में शेरशाह सूरी होगा। ध्यान रखना चौसा का युद्ध हुआ जून 1539 में। शेर खां अफगान शासक था और साथियों इस हुमायूं के बीच में हुआ। तो इस समय शेर खां विजय हो गया, हुमायूं हार गया। हुमायूं जब हार गया तो दोस्तों इस युद्ध को जीतने के बाद में शेर खां ने अपनी उपाधि रख ली शेर शाह। यह ध्यान रखना, इस युद्ध के बाद में शेर खां ने दोस्तों शेर शाह की उपाधि धारण कर ली थी। यह थोड़ा आप जरूर याद रखिएगा, शेर खां की उपाधि, शेर शाह सूरी की उपाधि धारण कर ली। यह अफगान शासक था दोस्तों। चलिए आगे बढ़ रहा हूं मेरे भाइयों। मई 1540 में और युद्ध होता है दोस्तों इसके मध्य में, शेरशाह सूरी, शेरशाह और हुमायूं के बीच में, शेरशाह और हुमायूं के बीच में जब और युद्ध होता है तो ध्यान रखना इस युद्ध को मध्यकालीन इतिहास का निर्णायक युद्ध माना जाता है। क्यों? क्योंकि दोस्तों शेरशाह सूरी इस समय विजय हो जाता है और मुगलों की सत्ता समाप्त हो जाती है एक बार के लिए। हुमायूं यहां से सिंध ईरान भाग जाता है। याद रखिएगा इस युद्ध का नाम है मेरे भाइयों कन्नौज नामक स्थान पर होता है और इसी युद्ध को कहते हैं बिलग्राम की लड़ाई। कन्नौज या बिलग्राम का युद्ध है साथियों, यह बिलग्राम, थोड़ा ध्यान रखें, बिलग्राम की लड़ाई कहते हैं 1540 मई महीने में होती है और शेरशाह सूरी विजय प्राप्त कर लेता है और दिल्ली की राजगद्दी पर दोस्तों सुल्तान उल अदल की उपाधि धारण करके शेरशाह सूरी के नाम से शासन करता है। रिपीट कर रहा हूं, कन्नौज बिलग्राम की लड़ाई हुमायूं शेरशाह के बीच में 1540 मई महीने में होती है। हुमायूं हार जाता है और दोस्तों हुमायूं हार करके भाग जाता है ईरान में, सिंध क्षेत्र में, सिंध में भाग जाता है। ध्यान रखना, इसलिए साथियों जब सिंध में भाग जाता है तो पीछे शेरशाह सूरी जो है यह उपाधि धारण करता है सुल्तान उल अदल। ध्यान रखना, सुल्तान उल अदल इसकी उपाधि धारण करके साथियों शेरशाह सूरी जो है दिल्ली की राजगद्दी पर आसीन हो जाता है और एक बार के लिए मुगलों का यह शासन खत्म हो जाता है। ध्यान, इसीलिए इसको निर्णायक युद्ध की संज्ञा दी गई है। ध्यान रखना दोस्तों उसी समय शेरशाह ने क्या किया, इस कन्नौज के पास में एक नगर बसाया जिसका नाम था शेरसुर। याद रखना यह शेरशाह सूरी में आपको लिखना है, शेरसुर नामक नगर बसाया इसने। और हुमायूं ने दोस्तों जब बंगाल के गोड़ क्षेत्र, आपको पता है बंगाल का गोड़ शासक हुआ था शशांक, जिसने बोधि वृक्ष को कटवाया था बौद्ध धर्म वाले को, तो उसी गोड़ क्षेत्र का नाम हुमायूं ने बदल करके क्या कर दिया, जनताबाद कर दिया था। मैं आपको बता देता हूं लगे हाथों, जनताबाद नाम कर दिया दोस्तों, गौड़ प्रदेश का नाम जनताबाद किया था हुमायूं ने और शेरशाह सूरी ने शेरसुर बसाया था कन्नौज के पास में। चलिए आगे बढ़ रहा हूं भाइयों, देखो ध्यान रखना। अब दोस्तों आगे चलकर हुमायूं 1541 में ध्यान रखना जब जाता है सिंध के क्षेत्र में तो वहां पर उसके दोस्त और उसके गुरु भी होते हैं दोस्तों, जिनके लड़की थी हमीदा बानो बेगम, उससे शादी करता है दोस्तों 1541 में। ध्यान रखना मीर बाबा दोस्त अली के इनके गुरु थे और इनके पुत्री थी हमीदा बानो बेगम। हमीदा बानो बेगम से साथियों क्या करता है, वो शादी कर लेता है हमीदा बानो बेगम से, निकाह करता है और आगे चलकर 15 अक्टूबर 1542 में इसी हमीदा बानो बेगम से क्या होता है, उमरकोट में राजा वेरी साल के घर में इस पुत्र का जन्म होता है जिसका नाम अकबर रखा जाता है मेरे भाइयों। तो ये आप थोड़ा ध्यान रखिएगा। इधर अब जो है 1540 की में दिल्ली की राजगद्दी पर शेरशाह सूरी आसीन हो गया, जो 1545 तक शासन करेगा, उसको थोड़ा अपन अलग पढ़ेंगे। अब 1541-40 के बाद में हुमायूं आगे चला जाता है और अपन थोड़ा आगे बढ़ते हैं वापस, ध्यान रखना।
दोस्तों हुमायूं के इतिहास की जानकारी, ध्यान रखना, हुमायूं की एक बहन थी गुलबदन बेगम। गुलबदन बेगम ने हुमायूं के इतिहास की जानकारी दी है दोस्तों। एक पुस्तक लिखी है जिसका नाम है हुमायूं नामा ग्रंथ। ध्यान रखना, हुमायूं नामा ग्रंथ जो है यह गुलबदन बेगम ने, उसकी बहन ने लिखी है और यह पुस्तक प्रथम गैर सरकारी पुस्तक मानी जाती है। आप थोड़ा ध्यान रखें, बाबर की जानकारी तुजू के बाबरी में मिलती है, जबकि हुमायूं की जानकारी हुमायूं नामा ग्रंथ में मिलती है। यह भी आप थोड़ा याद रखते हुए चलें। धीरे धीरे साथियों इधर अकबर बड़ा हो रहा है और उधर से उसका सेनापति बन रहा है बैरम खान हुमायूं का। और हुमायूं ने दोस्तों वापस आक्रमण करना शुरू किया 1545 के बाद में धीरे धीरे भारत पर वापस कब्जा करना शुरू करता है और आगे चलकर उसने बंगाल के विरुद्ध अभियान किया और बंगाल पर विजय प्राप्त की। और साथियों जब बंगाल पर उसने विजय प्राप्त कर ली तो फिर वो आगे चलकर युद्ध करता है। और ध्यान रखना, प्रसिद्ध 2 युद्ध होते हैं अफगान शासकों के विरोध में, जिसमें उस समय दोस्तों अफगान शासक होते हैं सिकंदर सूर। ध्यान रखना, सिकंदर सूरी या सिकंदर सूर कह सकते हैं अपन, अफगान शासक थे, सूरी नहीं सूर। तो इसके विरोध में 2 प्रसिद्ध युद्ध होता है। ध्यान रखना 1555 में यह मई 1555 में दोस्तों युद्ध होता है सिकंदर सूर अफगान शासक के साथ में, मच्छीवाड़ा का युद्ध, मच्छीवाड़ा का युद्ध होता है। इसीलिए तो कहते हैं दोस्तों हुमायूं जीवन भर भटकता रहा। उसने एक जगह पर बैठ करके एक छत्र शासन कर ही नहीं पाया। जब लाहौर पर वापस कब्जा किया, बंगाल पर कब्जा किया, फिर राजधानी तक पहुंचता है, तब तक अफगान शासक इसका विद्रोह करते रहते हैं और 1556 में तो उसकी मृत्यु हुई हो जाती है। 1555 में दोस्तों इसने युद्ध किया, पहले मच्छीवाड़ा का मई 1555 में सिकंदर सूर के साथ में, और दोस्तों जून 1555 में अगला युद्ध करता है सरहिंद का युद्ध। ध्यान रखना, सरहिंद का युद्ध करता है। सरहिंद के युद्ध में साथियों इसका जो सेनापति होता है वो बैरम खान होता है। ध्यान रखना, सरहिंद के युद्ध में सेनापति बैरम खान होता है और फिर इसको पराजित कर देता है। आगे चलकर ध्यान रखना, जुलाई 1555 में जो है वापस ये जो है भारत का मुगल शासक बनता है दोस्तों, इस गद्दी पर आसीन होता है हुमायूं, और 1556 में तो उसकी मृत्यु ही हो जाती है। ध्यान रखना, हुमायूं ने दोस्तों भारत में सबसे पहले मीना बाजार लगाने की कला विकसित की थी, मीना बाजार लगाया था। हुमायूं का मकबरा भारत में प्रसिद्ध एक मकबरा है, यह भी थोड़ा आप ध्यान रखिएगा। तो यह थी मेरे भाइयों हुमायूं के बारे में जानकारी। अब अपन थोड़ी जानकारी देख लेते हैं शेर शाह सूरी के बारे में। ध्यान रखिएगा, शेर शाह सूरी के बारे में जानकारी देखते हैं। शेर शाह सूरी जो है मेरे भाइयों, शेर शाह सूरी, देखो शेर शाह सूरी का शासन काल रहता है 1540 से 1545, 1540 से 1545 के बीच में रहता है। ध्यान रखना, इनके पिता का नाम था हसन खां, हसन खां। और दोस्तों ये ध्यान रखना, हसन खां जो है जौनपुर इलाके के जमींदार थे। जौनपुर बिहार के पास में पड़ता है, जौनपुर, उस जौनपुर इलाके के जमींदार थे, बिहार के पास में जमींदार थे। इनका पुत्र होता है जिसका नाम था बचपन का मेरे भाइयों फरीद खां। ये थोड़ा ध्यान का, इस शेर खां का ना, शेर शाह सूरी का नाम कैसे चेंज होता है देखो, पहले इसका नाम था फरीद खां, फरीद खां था साथियों। यह जो हसन खां जौनपुर के जो जमींदार थे वो साथियों मुहम्मद शाह नुहानी, देखो बिहार के शासक थे उस समय, मुहम्मद शाह नुहानी। इसी का दोस्तों दूसरा नाम आपको मिलता है बहार खान लोहानी। यह थोड़ा ध्यान रखना मेरे भाइयों, बहार खान लोहानी इसी का नाम मिलता है। यानी मुहम्मद शाह नुहानी या बहार खान लोहानी के दरबार में था मेरे भाइयों यह फरीद खां, यानी शेर शाह सूरी के बचपन का नाम क्या था, फरीद खां, और यह इसके दरबार में था मुहम्मद शाह नुहानी या बहार खान लोहानी। इसके दरबार में दोस्तों एक दिन इस फरीद खां ने तलवार से शेर को मौत के घाट उतार दिया, इसलिए इस बहार खान लोहानी ने इसको उपाधि दी थी शेर खां की, शेर खां की उपाधि दी है। अब ये क्या बना मेरे भाइयों, शेर खां बना है। ध्यान रखना, शेर
खां बना है अब ये, अभी तक शेरशाह सूरी नहीं। 1539 में जब हुमायूं के विरुद्ध चौसा का युद्ध विजय प्राप्त कर लेता है तो उस समय इसने शेरशाह की उपाधि धारण की और अफगान शासक होने के कारण सूर वंश से संबंधित था, इसलिए इसने शेरशाह सूरी लगाया दोस्तों। जब यह शासक बना, दिल्ली की राजगद्दी पर आसीन हुआ 1540 में, तब ध्यान रखना शेरशाह सूरी सुल्तान उल अदल की उपाधि धारण की थी। बहुत ही विद्वान शासक था दोस्तों, इसलिए ध्यान रखना इसको अकबर का अग्रदूत माना जाता है, अकबर का अग्रगामी कहते हैं। और एक इतिहासकार होते हैं अब्बास खां शेरवानी या सरवानी, उसने तो यहां तक कह दिया दोस्तों कि अनुभव और बुद्धिमत्ता के क्षेत्र में तो शेरशाह सूरी एक हैदर अली था दोस्तों, दूसरा हैदर अली था, यानी हैदर अली से तुलना की है बुद्धिमत्ता के क्षेत्र में। लगभग संपूर्ण भारत पर विजय प्राप्त की थी दोस्तों इसने। याद रखना शेरशाह सूरी ने हमारे राजपूताने में रणथंबोर का जो दुर्ग है उस पर विजय प्राप्त की, और विजय प्राप्त करके रणथंबोर का जो दुर्ग था साथियों वो अदल खां को सौंप दिया, उसका पुत्र था अदल खां। ध्यान रखना हर जानकारी मेरे भाइयों क्या है रिकॉर्डेड क्लास में अवेलेबल नहीं हो पाती, पूरा प्रयास करूंगा आपको हर जानकारी देने का। अदल खां के विरोध में होता है, ध्यान रखना यह अदल खां को सौंप देता है। फिर आगे चलकर दोस्तों मारवाड़ पर भी उसने आक्रमण किया था, अगर आपको पता हो तो, राव मालदेव के समय में। और मारवाड़ के राजा होते हैं राव मालदेव, जिनके दो प्रसिद्ध सेनापति थे जेता और कूपा। 1544 में दोस्तों पाली में जेतारण के पास में गिरी सामेल नामक एक स्थान है, वहां पर आक्रमण होता है और जेता कूपा दोस्तों विश्वासघात के कारण मारे जाते हैं और शेरशाह सूरी विजय प्राप्त कर लेता है। लेकिन बड़ी कठिनाई के बावजूद विजय प्राप्त होती है, इसलिए दोस्तों वो एक स्टेटमेंट देता है कि मुट्ठी भर बाजरे के लिए तो मैं हिंदुस्तान की बादशाह खो देता, वो शेरशाह सूरी ही कहता है मेरे भाइयों, यह थोड़ा ध्यान रखिएगा आप। तो शेरशाह सूरी कैसे बना आपको पता चल गया। चलिए आगे देखिएगा दोस्तों, शेरशाह सूरी ने उस दीनपना नामक महल को नष्ट करवा दिया और वहां पर एक दुर्ग का निर्माण करवाया शेरशाह सूरी ने, और अपनी उत्तर पश्चिमी साम्राज्य को सुदृढ़ मजबूत करने के लिए एक दुर्ग बनाया दोस्तों, और उस दुर्ग का नाम था रोहतासगढ़ का दुर्ग, रोहतासगढ़ का दुर्ग था। ध्यान रखना इसने दोस्तों, इसने 380 ग्रेन व 180 ग्रेन का तांबे और चांदी का सिक्का चलाया जिसका नाम था दाम। और ध्यान रखना स्थानीय जो कर लगते थे उस समय उसको दोस्तों आबवाब कहा गया, आबवाब ये कर थे। शेरशाह सूरी ने जो स्थानीय कर लगाए थे उनको आबवाब कहा गया था। ध्यान रखना दोस्तों, प्रांतों को तो सूबे कहते हैं, प्रांतों के नीचे जो जिलों में बंटे हुए थे उसको कहते हैं सिख, और सिख का मालिक सिकदार होता। तो सिकदार पर कंट्रोल करने के लिए उसने एक पद की नियुक्ति की थी जिसका नाम था अमीर ए बंगला, अमीर ए बंगला की नियुक्ति की थी। ध्यान रखना इस शेरशाह सूरी ने। आपको लगे हाथों में बता देता हूं मेरे भाइयों, शेरशाह सूरी के शासन काल में दो प्रसिद्ध व्यक्ति थे जो अपन आगे पढ़ते हैं। देखो एक तो दोस्तों मलिक मोहम्मद जायसी, मलिक मोहम्मद जायसी जो थे वो शेरशाह सूरी के दरबार में थे, शेरशाह सूरी के दरबार में थे। इसीलिए 1540 में उन्होंने दोस्तों पद्मावत ग्रंथ लिखा था जिससे अपन मेवाड़ के राणा रतन सिंह और रानी पद्मिनी की जानकारी मिलती है। वो इसी शेरशाह सूरी के दरबार में थे, कभी गलत मत कर देना मेरे भाइयों, ध्यान रखना। और एक इसके दरबार में था दोस्तों टोडरमल, टोडरमल दरबार इनके दरबार में थे, जो फिर साथियों बाद में जो है हमारे अकबर के नवरत्नों में शामिल हो गए। 1580 में आगे चलकर जो अकबर है आपको पता है 10 साला पद्धति लागू करता है, भू राजस्व पद्धति, स्थायी बंदोबस्त जो है वो इसी टोडरमल के द्वारा दोस्तों लागू करवाई गई थी, तैयार की गई थी, वो ध्यान रखिएगा। चलिए आगे बात करूं दोस्तों, ध्यान रखिएगा शेरशाह सूरी ने दोस्तों कई सड़कों का निर्माण करवाया जिसमें 4 बड़ी बड़ी सड़कें थी, उसका निर्माण करवाया और सड़कों के किनारे दोस्तों पानी के जलाशय बनवाए और पेड़ पौधे लगवाए, जिनमें से एक बहुत ही प्रसिद्ध रोड थी दोस्तों, आपको बता देते हैं कोलकाता से लेकर के बंगाल से लेकर के इधर पंजाब तक रोड बनाई गई थी जिसका नाम जीटी रोड रखा गया। बहुत फेमस रोड है दोस्तों, इसी को अपन ग्रांड ट्रंक रोड कहते हैं, ग्रांड ट्रंक रोड कहते हैं। ग्रांड ट्रंक रोड का निर्माण शेरशाह सूरी ने
ही करवाया था, ध्यान रखना। और दोस्तों शेरशाह सूरी की इस रोड को फिर आगे चलकर भारत सरकार ने नेशनल हाईवे नंबर 1 जो दोस्तों था हमारे नेशनल हाईवे नंबर 1 जो दिल्ली से अमृतसर के बीच में, और नेशनल हाईवे नंबर 2 जो रखा गया था दिल्ली से कोलकाता के बीच में, इसी रोड के 2 बंटवारे थे, ध्यान रखिएगा। आगे बढ़ते हैं दोस्तों, तो शेरशाह सूरी ने भूमि को 3 भागों में बांटा, अच्छी, मध्यम और खराब। और दोस्तों सिकंदरी गज व डंडी सहित चैन का प्रयोग करके भूमि की पैमाइश करवाई और साथियों अलग अलग कर इस पर लगवाए थे। बताया जाता है कि उस समय दोस्तों 27 प्रांतों में बांट दिया गया था साम्राज्य को। यह शेरशाह सूरी के बारे में जानकारी थोड़ी मिलती है मेरे भाइयों, ध्यान रहे। शेरशाह सूरी का मकबरा जो है वो सासाराम बिहार में एक झील में निर्मित है साथियों। इसीलिए कभी कभी आपको सवाल पूछा था कि सासाराम का मकबरा कहां पर है, तो सासाराम जो है शेरशाह सूरी का मकबरा है और वो बिहार में सासाराम झील में बनाया गया है। तो ये शेरशाह सूरी के बारे में जानकारी थी मेरे भाइयों। कल अपन अकबर के बारे में बात करेंगे। अकबर के बारे में बात करने से पहले मैं थोड़ी जानकारी आपको दे देता हूं ताकि साथियों जल्दी से जल्दी कोर्स पूरा हो जाए, क्योंकि जो भी ये मुगल साम्राज्य थोड़ा विस्तृत साम्राज्य है, इसलिए पूरा प्रयास रहे कि कल जो है अकबर, जहांगीर और शाहजहां एक साथ में हो जाए। तो थोड़ी मैं आपको अकबर के बारे में जानकारी देता हूं आज, ध्यान रखिएगा। अकबर का शासनकाल 1556 से लेकर के मेरे भाइयों 1605 तक होता है, ध्यान रखिएगा। अकबर का जन्म दोस्तों, अकबर का जो जन्म होता है मैंने बताया था 15 अक्टूबर 1542 को होता है, और वो होता है हमारे हमीदा बानो बेगम पिता हुमायूं के गर्भ के द्वारा माता पिता थे। उनका जन्म उमरकोट में राणा वेरी साल, ध्यान रखना, वेरी साल के घर में होता है। इसको वीर साल भी कहते हैं कहीं कहीं पर दोस्तों। ये उमरकोट के राजा थे जो आज हमारे पाकिस्तान में पड़ता है। इनका दोस्तों माता तो हमीदा बानो बेगम थी, लेकिन इन पर साथियों ध्यान रखना इनकी दाई मां थी एक, जिसका नाम था महम अंगा। वो आप थोड़ा ध्यान रखें, महम अंगा कहते थे इनको, महम अंगा। उनका इन पर थोड़ा प्रभाव ज्यादा था, इनका प्रभाव ज्यादा था साथियों, यह थोड़ा ध्यान रखिएगा। और इसी प्रभाव के कारण इसके मुख्य संरक्षक बैरम खान की हत्या करवा दी जाती है अकबर के द्वारा, तो वो भी आप थोड़ा ध्यान रखिएगा। ध्यान रहे मेरे भाइयों, अकबर के 2 संरक्षक थे, अकबर के 2 संरक्षक माने जाते हैं। पहले थे मेरे भाइयों मुनीम खां, मुनीम खां, और ये मुनीम खां जो संरक्षक थे वो बचपन के थे। उसके बाद में दोस्तों जवानी में इनके संरक्षक बनते हैं बैरम खान, बैरम खान, ध्यान रखना। बैरम खान जो थे वो जवानी में इनके संरक्षक थे, और इसी बैरम खान को दोस्तों अकबर ने क्या नाम दिया था, खान बाबा का उपाधि दी थी, खान बाबा, ध्यान रखना, इनको खान बाबा बोलते थे ये अकबर जो है। इसके बारे में आप थोड़ा ध्यान रखें। याद रहे मेरे भाइयों, अकबर के बचपन का नाम जलाल था, क्या था, जलाल। अकबर के बचपन का नाम तो जलाल था, लेकिन अकबर जब शासक बना था तो जलालुद्दीन मोहम्मद अकबर बादशाह गाजी के नाम से शासक बना। ध्यान रहे मेरे भाइयों, मुगल जो शासक थे वो अपने नाम के साथ बादशाह लगाते थे, ये थोड़ा ध्यान रखना। तो अकबर के बचपन का नाम तो जलाल था, लेकिन इनके उपाधि जो थी जलालुद्दीन मोहम्मद बाबर, जलालुद्दीन मोहम्मद अकबर, सॉरी अकबर बादशाह गाजी, बादशाह गाजी की उपाधि धारण की इन्होंने मेरे भाइयों। इस उपाधि के साथ में ये राजा बने थे, और 1556 में इनका राज्याभिषेक जो हुआ था वो कलानौर पंजाब में हुआ था, यह ध्यान रखिएगा, कलानौर पंजाब में हुआ। कलानौर एक जगह पड़ती है मेरे भाइयों पंजाब में, वहां पर इनका राज्याभिषेक हुआ 1556 में, यह आप बात ध्यान रखिएगा। चलिए आगे बढ़ते हैं। तो दोस्तों अकबर के द्वारा किए गए थोड़े प्रसिद्ध कार्य उसके बारे में मैं बात कर देता हूं, छूटी हुई जानकारी आगे बढ़ा देंगे। अकबर ने दोस्तों देखो क्या क्या कार्य किए, तो मैं आपको बताऊं। सबसे पहले 1562 में, ध्यान रखना मेरे भाइयों, देखो 1556 में जब शासक बना तो दोस्तों 5 नवंबर 1556 को पहली बार अकबर ने पहला युद्ध किया अपने जीवन काल का, जिसे पानीपत की दूसरी लड़ाई कहते हैं। पानीपत का दूसरा युद्ध हुआ मेरे भाइयों, पानीपत का दूसरा युद्ध हुआ। ध्यान रखना ये दूसरा पानीपत पड़ता है हरियाणा में। नरेंद्र मोदी जी प्रधानमंत्री आदरणीय जिनका सम्मान करते हैं साथियों, इन्होंने हरियाणा के इसी पानीपत से बेटी बचाओ बेटी पढ़ाओ अभियान शुरू किया था। यह भी थोड़ा ध्यान रखना, क्योंकि भारत में हरियाणा राज्य का दोस्तों सेक्स रेशियो
रेशियो सबसे कम है, इसीलिए वहां से बेटी बचाओ बेटी पढ़ाओ अभियान लॉन्च की थी, ध्यान रखना। चलो, और राजस्थान का पूछ ले तो झुंझुनू जिले से दोस्तों। चलिए, तो पानीपत का दूसरा युद्ध हुआ था। यह युद्ध दोस्तों अकबर व हेमू कालाणी के बीच में हुआ। हेमू कालाणी दोस्तों, हेमू कालाणी के मध्य हुआ था, ध्यान रखना, हेमू कालाणी। यह बात आप जरूर थोड़ी ध्यान में रखिए मेरे भाइयों, याद रखना, अकबर व हेमू कालाणी के बीच में यह युद्ध होता है। और दोस्तों अकबर की इसमें विजय प्राप्त होती है, यह थोड़ा ध्यान रखिएगा। फिर आगे चलकर दोस्तों अकबर क्या करता है, 1562 में दोस्तों वो दास प्रथा और अरब दल से मुक्ति अभियान चलाते हैं। दास प्रथा से मुक्ति देते हैं, ध्यान रखना, दास प्रथा व हरब दल से मुक्ति, वह हरब दल दोस्तों, ध्यान रखना, दासों को समाप्त कर देते हैं, दास प्रथा को, गुलामों को समाप्त कर देते हैं प्रथा को 1562 में। और हरब दल, इसमें बताया जाता है साथियों की नौरोज के त्योहार की तरह, ध्यान रखना, एक बताया जाता है, मतलब हिंदू महिलाओं को शादी करने के बाद में बादशाह के दरबार में रहना पड़ता, ऐसा सुना जाता है। तो इस हरब दल कहते हैं, इसकी मुक्त किया था 1562 में। और 1563 में दोस्तों अकबर ने क्या किया, तीर्थ यात्रा कर समाप्त कर दिया, तीर्थ यात्रा कर समाप्त कर दिया था 1563 में। और 1564 में दोस्तों जजिया कर समाप्त किया था अकबर ने, जजिया कर समाप्त किया था 1564 में। याद रखिएगा दोस्तों, जब जजिया कर की बात आ जाती है तो मैं आपको रिपीट करवा देता हूं, भारत में सबसे पहले जजिया कर लगाया था मोहम्मद बिन कासिम ने 712 में, ध्यान रखिएगा। और उस समय उसने ब्राह्मणों को जजिया कर से मुक्त रखा था, क्योंकि जजिया कर एक हिंदुओं पर लगने वाला धार्मिक कर है, तो ब्राह्मणों को मुक्त रखा। आगे चलकर दोस्तों तुगलक वंश के राजा फिरोज तुगलक ने सभी हिंदू धर्म वाले लोगों पर जजिया कर लगाया, जिसको समाप्त कर रहा है अब आकर 1564 में अकबर। और आगे चलकर इसको औरंगजेब साथियों पुणे लगाएगा इस कर को 1679 में, जिसका विरोध करेगा मेवाड़ के महाराणा राज सिंह। सब बातें करेंगे, अब चिंता ना करें। तो 1564 में जजिया कर समाप्त कर दिया, यह ध्यान रखना। 1571 में दोस्तों क्या होता है, 1570 में अकबर ने नागौर दरबार लगाया था। 1570 में दोस्तों गुजरात अभियान पर जाता है, और गुजरात अभियान पर जब विजय प्राप्त होती है तो गुजरात विजय के उपलक्ष्य में आगरा में बुलंद दरवाजे का निर्माण करवाया अकबर ने। और साथियों ध्यान रखिएगा, बुलंद दरवाजे का निर्माण करवाया तथा वहां पर फतेहपुर सीकरी का निर्माण करवाया। और फतेहपुर 1571 में दोस्तों, और फतेहपुर सीकरी को राजधानी बना दिया, आगरा से स्थानांतरित करके फतेहपुर सीकरी को। आगे चलकर फिर दोस्तों लाहौर भी ले जाएगा राजधानी, ध्यान रखना, लेकिन फिलहाल फतेहपुर सीकरी राजधानी बना दी गई। फिर देखो 1575 में दोस्तों क्या किया, इसी फतेहपुर सीकरी में एक धार्मिक सभागार लगवाया, जिसे इबादत खाने का निर्माण कहते हैं, इबादत खाने का निर्माण करवाया। हर रविवार को धार्मिक वाद विवाद पर इस पर विचार विमर्श होते थे, ध्यान रखिएगा। और 1579 में दोस्तों, 1579 में एक नीतियों का दस्तावेज जारी किया, जिसे महजरनामा कहते हैं, ध्यान रखना, महजरनामा। यह दोस्तों 1579 में जारी किया महजरनामा, मेरे भाइयों ध्यान रखना, महजरनामा। और यह महजरनामा जो है, ये शेख मुबारक दोस्तों थे हमारे नागौर के, जो अबुल फजल व फैजी के पिताजी थे। शेख मुबारक ने इस दस्तावेज को तैयार किया था महजरनामा का, जो 1579 में लागू हुआ मेरे भाइयों। और 1580 में मेरे साथियों टोडरमल के द्वारा अकबर ने क्या लागू किया दोस्तों, टोडरमल ने भू राजस्व नीति बनाई, जिसे 10 साला पद्धति, यानी 10 साल का स्थायी बंदोबस्त होता है, 10 साला पद्धति, वो 1580 में लागू की थी अकबर ने, यह ध्यान रखना। 1582 में दोस्तों क्या किया, एक धर्म चलाया जिसे दीन ए इलाही धर्म कहते हैं, दीन ए इलाही धर्म। यह दीन ए इलाही धर्म 1582 में चलाया था मेरे भाइयों अकबर ने। और ध्यान रखना, एकमात्र हिंदू राजा और अंतिम हिंदू राजा एकमात्र जो थे वो बीरबल थे, जिसने इस धर्म को स्वीकार किया था दोस्तों। बीरबल, महेश दास नाम ब्राह्मण था ये बीरबल, उसने बीरबल की पदवी थी साथियों, उसने ये धारण किया था। और 1583 में दोस्तों क्या हुआ, 1583 में ध्यान रखना मेरे भाइयों, अकबर ने एक कैलेंडर जारी किया, जिसे दीन ए संवत कहते हैं, सॉरी दीन ए इलाही संवत कहते हैं, यह जारी किया दोस्तों, दीन ए इलाही संवत जारी किया था 1583 में, जिसको दोस्तों आगे चलकर शाहजहां समाप्त कर देता है इलाही संवत को, और हिजरी संवत के रूप में इसे लागू करवाता है, यह भी ध्यान रखना। 1585 में दोस्तों अकबर ने राजधानी को फतेहपुर सीकरी से लाहौर स्थानांतरित कर देता है, यह ध्यान रखिएगा आप। 1585 में अकबर के बारे में थोड़ी जानकारी विस्तृत
थे साथियों, इसलिए और बात करेंगे अकबर के बारे में, आप चिंता ना करें। ध्यान रहे मेरे भाइयों, अकबर 1570 में राजपूतों में अधीनता स्वीकार करने के लिए, ध्यान रखना, 1570 में नागौर दरबार का आयोजन करवाता है अकबर। यह थोड़ा याद रखना, अकबर जो थे शेख सलीम चिश्ती के अनुयायी थे और अजमेर में ख्वाजा मोइनुद्दीन चिश्ती की दरगाह पर जियारत करने बार बार आया करते थे साथियों। ध्यान रखिएगा, अकबर जो थे ये शेख सलीम के नाम पर ही अपने पुत्र जहांगीर का नाम सलीम रखा था साथियों, ध्यान रखिएगा, और जहांगीर को शेखो बाबा के नाम से पुकारते थे अकबर। यह दोस्तों अकबर का जो विवाह है हमारे जयपुर के कछुआ वंशी राजा भगवान दास की दोस्तों बहन जो थी भारमल की पुत्री और मान सिंह की बुआ, जिसे जोधाबाई के नाम से जानते हैं। भारतीय इतिहास में दोस्तों ध्यान रखना, ये मरियम उजमानी के नाम से विख्यात हुई थी। मरियम उजमानी, उनसे दोस्तों इन्होंने निकाह किया था, इसी की संतान थी सलीम। यह थोड़ा आप ध्यान रखिएगा। चलिए लास्ट एंड फाइनल अकबर के बारे में बात करता हूं। अकबर के दरबार में दोस्तों 9 रत्न रहते थे, जिनके बारे में अपन कभी कभी सवाल पूछ ले जाता है, तो कौन कौन से थे मैं आज उनके नाम बता देता हूं, कल अपन विशेषताओं के बारे में बात करेंगे। दोस्तों पहले थे अबुल फजल नागौर निवासी थे, यह सवाल कभी कभी पूछ लेता है। इसी का एक भाई था मेरे भाइयों फैजी, ध्यान रखना, शेख मुबारक के 2 पुत्र थे, नागौर निवासी थे ये अबुल फजल और फैजी, इनके बारे में विस्तृत जानकारी प्राप्त करेंगे। तीसरे थे मेरे भाइयों हकीम हुकाम, चौथे थे मुल्ला दो प्याजा, और 5वें थे मेरे भाइयों बीरबल, 6वें थे भाइयों तानसेन, और 7वें थे साथियों हमारे तानसेन के अलावा ध्यान रखिएगा ये मान सिंह थे साथियों, और 8वें थे टोडरमल, और 9वें दोस्तों अब्दुल रहीम खान खाना एक उपाधि थी साथियों, अब्दुल रहीम खान खाना। यह ध्यान रखना, 9 अकबर के दरबार में 9 रत्न थे मेरे साथियों, जिनके बारे में अलग अलग विशेषताओं के बारे में बात करेंगे। मुगल साम्राज्य को 2-3 चैप्टर में आपको विस्तृत तरीके से समझाया जाएगा, विश्वास रखिएगा मेरे भाइयों। तो यह हम अकबर के बारे में जानकारी थी, आगे कल बात करेंगे। अपने दोस्तों कोई सुझाव देना चाहते हो तो आराम से आप कमेंट के माध्यम से या व्हाट्सएप नंबर आपको दिया जा चुका है, उस पर आप अपने मैसेज कीजिएगा। पूरा प्रयास रहेगा आपके दिए गए सुझावों को स्वागत करते हुए उसमें सुधार करने का पूरा प्रयास आपका भाई करेगा। थैंक यू। और ज्यादा से ज्यादा मेरे भाइयों चैनल को फैलाएं ताकि एक डिजिटल बोर्ड के माध्यम से लाइव क्लासरूम तैयार किया जा सके। थैंक यू।